नमस्कार साथियों, हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित हो रहे इस दूसरे राज्य स्तरीय शैक्षणिक संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं इस शैक्षणिक संवाद में उपस्थित हमारे ज़िले स्तर के सभी अधिकारीगण, हमारे डीपीसी, एपीसी एकेडमिक, डाइट्स प्राचार्य, डाइट्स फैकल्टी, हमारे ब्लॉक स्तर पे कार्यरत साथी, हमारे संकुल स्तर पे कार्यरत साथी और हमारे शिक्षकगण, आप सभी का पुनः इस शैक्षिक संवाद में स्वागत है। साथियों, अवगत होंगे कि जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई है, हम सभी ने आप सभी के सामूहिक प्रयास से यह कोशिश की है कि स्कूल बंद होने के कारण हमारी जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो किसी भी तरह से बाधित ना हो, और इसके लिए हम जो प्रयास कर सकते हैं वो सारे के सारे प्रयास हमें करने चाहिए। और निश्चित तौर पे राज्य स्तर से जो प्रयास किए गए हैं उनको सफल बनाने के लिए हमारी जो ज़िले स्तर की टीम है, हमारी जो ब्लॉक स्तर की टीम है, हमारे संकुल स्तर की टीम है, हमारे प्राचार्यगण, हमारे शिक्षकगण, आप सभी ने निश्चित तौर पे बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करने का प्रयास किया है। आज से 3 महीने पहले जब हमसे कोई कहता था कि आप अपने विभाग की सफलता की कहानियाँ दिखाइए, हमें ऐसी स्टोरी दिखाइए जहाँ पे टीचर्स ने कुछ ऐसा प्रेरणादायक काम किया हो जो हमारे स्टेट के अन्य टीचर्स हैं उसको देख के, उस स्टोरी को देख के, उससे सीख लेके उसका अनुसरण कर सकें। और हमें थोड़ी सी मुश्किल होती थी कि हम किसकी स्टोरीज़ दिखाएं। शिक्षक साथियों द्वारा निरंतर बहुत मेहनत की जा रही है, बहुत सारे नवाचार किए जा रहे हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमें प्राप्त हो रही हैं। उसी तरह की एक प्रेरणादायक कहानी है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरा नाम नीरज सक्सेना है। मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ। चारों तरफ जंगल है जंगल। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने सजा दे दी है। यहाँ पर कोई माहौल नहीं था, बिल्कुल आदिवासी की जगह होती है, कोई भी सुविधा नहीं थी, शासन की कोई व्यवस्था नहीं थी। और मैं जब आया मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं किस जगह आकर मैं फंस गया। जब मैं यहाँ पर पढ़ाना चालू करा तो यहाँ पर 30 बच्चों के नाम दर्ज थे, लेकिन उनमें से 10-12 बच्चे स्कूल आया करते थे क्योंकि माहौल शिक्षा का बिल्कुल भी नहीं था। और ना ही माता पिता चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मुझे अब पढ़ाना है बच्चों को। हमने घर घर जाकर बच्चों को बुलाना चालू करा, पेरेंट्स लोगों को स्कूल से जोड़ना चालू करा कि आप स्कूल आइए, आप स्कूल में देखिए कि किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाना चालू करें। इस तरह से धीरे धीरे करके बच्चों की हमने स्ट्रेंथ बढ़ाना चालू करी। जब बच्चों की स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गई तो हमने फिर सोचा कि कुछ और अच्छा काम करा जाए। एक अकेली बिल्डिंग थी और बिल्डिंग के अलावा कुछ था नहीं। हम इनका मन कैसे लगेगा, क्योंकि इनका 2 दिन आएंगे 4 दिन नहीं आएंगे, तो मन जब तक। तो मैंने धीरे धीरे करके इनके लिए छोटे छोटे खेल कूद के माध्यम से इनको पढ़ाना चालू करा। जब हमारी पढ़ाई अच्छी होने लगी तो हम होमवर्क बच्चों को देना चालू कर दिया था। बच्चों को जब होमवर्क देना चालू कर दिया तो बच्चे वहाँ से होमवर्क सही करके नहीं लाते थे। तो हमने जो पालक लोग थे उन लोगों की मीटिंग करी कि भाई आप लोग घर पर बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें पढ़ाना नहीं आता है, हमें कुछ आता नहीं, हम बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। तो हमने कहा कुछ करा जाए जिससे कि बच्चों में भी सुधार हो और पालकों में भी सुधार हो सके। तो हमने धीरे धीरे करके ये बोर्ड बनाना लिखना चालू कर दिए। करीब करीब 200 बोर्ड यहाँ पर स्कूल में बनाकर लिख के और लगा दिए। तो हम फिर पालकों से हमने कहा अब आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब आप स्कूल बच्चों को केवल लेके आइएगा और बच्चों को यहाँ पर ग्राउंड में उनसे बोलिए कि आप पढ़ने बैठो और आप ग्राउंड के बाहर जाकर खड़े हो जाए करो और बच्चों को देखते रहा करो कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों का फिर होमवर्क भी अच्छा होने लगा और बच्चे बढ़िया उत्साह से पढ़ने लगे, बच्चों को इंटरेस्ट आने लगा पढ़ने में, उन्हें हर छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी मिलने लगी। वहाँ से जब लोग आते हैं वो बच्चों से कुछ पूछते हैं और बच्चे उनके फटाफट जवाब जब देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कहीं ना कहीं मेरी शिक्षा एक सही दिशा में कार्य कर रही है।
जो समाज में शिक्षा का अलग जगाते हैं, वही सही मायने में गुरु कहलाते हैं। हौसले बुलंद हों तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आसानी से पा जाते हैं। इस्पात मंत्रालय ऐसे ही इस्पाती इरादों से बने इंसानों को करता है सलाम। इस्पात का उपयोग कर करें राष्ट्र निर्माण, हर एक काम देश के नाम। साथियों, आपने देखा कि हमारे ही बीच के शिक्षक साथी ने कितनी मेहनत की अपने स्कूल को पुनर्जीवित करने में, समुदाय को जोड़ने में, और इतने मुश्किल परिस्थितियों में भी हर संभव प्रयास करने के लिए कि कैसे हमारे बच्चे स्कूल आएँ, स्कूल में निरंतर उपस्थिति रहे और हम उन्हें अच्छे से अच्छे पढ़ाई देने का प्रयास करें। निश्चित तौर पे ऐसे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं हमारे प्रदेश में, लेकिन हमें एक सफलता की कहानी आपसे शेयर करने का मौका मिला, वो बहुत ही अपने आप में प्रेरणादायक है। अब हम आते हैं, हमारा जो कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी थीम के अंतर्गत हमारा घर हमारा विद्यालय। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि एक अकादमिक सत्र में प्राथमिक कक्षाओं के लिए कम से कम 200 दिवस एवं माध्यमिक कक्षाओं के लिए कम से कम 220 दिवस का समय निर्धारित है। परंतु जब से लॉकडाउन हुआ है उस समय ये स्थिति क्लियर हो रही थी कि बहुत हम लोग शायद निकट अवधि में शालाएँ ना खोल पाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने, और यह भी संभावना थी कि कम से कम इस अकादमिक सत्र में 30 से 40% अकादमिक दिवस का नुकसान होगा। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्लान किया कि कैसे हम लोग, जो एक आम परिवार में 3 डिवाइसेस उपलब्ध होती हैं, रेडियो, टीवी और मोबाइल, उनका उपयोग करके कैसे हम बच्चों तक शैक्षिक सामग्री पहुंचा सकें और उनके पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है, जो लर्निंग लॉस हो रहा है, कैसे हम उसको कम से कम कर सकें। आप देख रहे होंगे, आपकी जानकारी में भी होगा कि प्राइवेट स्कूल्स ने लगातार इस लॉकडाउन की अवधि का उपयोग कर लगातार ऑनलाइन क्लासेस का संचालन किया है। और वर्तमान में जो एक प्रतिवेदन हमें प्राप्त हो रहा है, जानकारी प्राप्त हो रही है, उसके अनुसार लगभग 25 से 30% जो सिलेबस है जो प्राइवेट स्कूल्स ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो हम देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके बीच में जो एक लर्निंग गैप डेवलप हो रहा है, वो एक चिंता का विषय है। और इन्हीं सब चिंताओं को, इन्हीं सब सोच को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की परिकल्पना की, जो कार्यक्रम हमने जुलाई 6 से प्रारंभ किया है। आप सभी अवगत होंगे कि शाला आने के पहले भी अपने साथ बहुत सारा ज्ञान, अनुभव, एक वोकैबुलरी, अपनी शब्दावली लेकर आते हैं। स्कूल आने के पहले ही वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपने आप को जो उनके बातें मन में हैं उसको बहुत हद तक कह सकते हैं। इसीलिए हम लोग यह ना सोचें कि अगर वर्तमान में शाला बंद हैं तो घर पे रह के पढ़ाई नहीं हो सकती है। शाला आने के पहले भी घर का जो परिवेश होता है, माता पिता की जो सीख होती है, घर के जो बड़े बूढ़े जो बातें सिखाते हैं, जो आसपास गतिविधियां होती हैं, बहुत सारे खिलौनों हैं, इस तरह की चीज़ों से बच्चे सीखते हैं। तो वही माहौल है जो हम लोगों ने अभी इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को देने का प्रयास किया है। अप्रैल से जून के महीने में जो सीखने के संसाधन थे वो 4 थे, रेडियो, मोबाइल, टीवी और वर्कबुक। परंतु वर्तमान में आप सभी ने बहुत ही अथक प्रयास कर, बहुत ही अधिक श्रम कर ये प्रयास किया कि हमारे बच्चों को नए अकादमिक सत्र की पाठ्य पुस्तकें और दक्षता उन्नयन की जो वर्कबुक है वो बच्चों को समय से उपलब्ध हो जाएं। और जो प्रतिवेदन हमें प्राप्त हुए हैं, सभी ज़िलों ने, लगभग सभी विकासखंडों के सभी शालाओं के बच्चों को किताबों और वर्कबुक का जो वितरण है वो लगभग पूरा हो चुका है। निश्चित तौर पे इतने कठिन परिस्थितियों में भी हमारे ज़िले स्तर, ब्लॉक स्तर और टीचर्स ने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही अच्छा काम किया है। वर्तमान में जो हमें ध्यान में रखना है वो यह है कि अप्रैल से जून के बीच में जब बच्चों को नई किताबें और वर्कबुक नहीं मिले थे, उस समय हम सिर्फ रेडियो, मोबाइल और टीवी के माध्यम से ही अपना डिजिलैब कार्यक्रम या रेडियो स्कूल कार्यक्रम ही हम लोग संचालित कर पा रहे थे। परंतु नए अकादमिक सत्र की जो किताबें हैं, जो वर्कबुक हैं, वो बच्चों को प्राप्त हो चुकी हैं। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि पहले जो रेडियो, टीवी और मोबाइल था, कैसे उसको हम पाठ्य पुस्तक में जो विषय वस्तु है और जो हमारे नए अकादमिक सत्र की वर्कबुक हैं उसको जोड़कर इन 5 लर्निंग रिसोर्सेज जो हैं, जो सीखने के स्रोत हैं, जो बच्चे के पास उपलब्ध हैं, इनको आपस में सामंजस्य स्थापित कर हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम संचालित करें। हमारा घर हमारा विद्यालय जो कार्यक्रम है, इसके पीछे बहुत ही सोची समझी रणनीति है। जब स्कूल लगता है बच्चों का, जब स्कूल हमारे नॉर्मल अवधि में संचालित होते हैं, तो स्कूल का एक रूटीन होता है, स्कूल का एक टाइम टेबल होता है
उसी तरह का एक माहौल है, उसी तरह का एक रूटीन है जो हम लोगों ने बच्चे को इस कार्यक्रम में देने का प्रयास किया है। वर्तमान में हमारा घर हमारा विद्यालय में जो हमने कार्यक्रम की रूपरेखा रखी है इस प्रकार से रखी है कि बच्चों को कम से कम असुविधा होकर अपने घर पे ही रह के बच्चे कैसे पढ़ाई करें और एक स्कूल की जो अनुभूति होती है, स्कूल जाने की एक अनुभूति है, बच्चे उसको महसूस कर सकें। इसी क्रम में जो प्रातः 10 से 1 बजे का जो समय है उसको हमने अकादमिक गतिविधियों के लिए निर्धारित किया है। ये मुश्किल परिस्थिति है, इसको थोड़ा सा सामान्य की तरफ झुकाव देने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि शाम को 5 से 6 के बीच में जो रेडियो का कार्यक्रम का प्रसारण होता है उसमें हम बच्चों को कैसे रोचक गतिविधियों के रूप में खेल, कला और मनोरंजन आधारित गतिविधियां हैं वो बच्चों तक लेके जा सकें। भाषा सीखने के लिए यह एक छोटा सा प्रयास है कि शाम को जब बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, अपना खेल पूरा कर लें, जब अपना होमवर्क पूरा कर लें, उसके बाद घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, अन्य जो बड़े रिश्तेदार हैं, उनसे बच्चे बात करें, उनसे अपने ज़माने की कहानियों के बारे में बात करें, किस्सों के बारे में बात करें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थीं आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, उसके बारे में बात करें। क्योंकि जब बच्चे वरिष्ठ से बात करेंगे, अपने घर के बड़े बूढ़ों से बात करेंगे, तो उनका जो शब्द ज्ञान है, उनका जो ज्ञान कौशल है, उनके जो अनुभव हैं, तो बच्चों को ना सिर्फ नई सीख मिलेगी बल्कि बच्चों की भाषा में जो भाषा का जो कौशल होता है उसमें नए जो शब्द हैं वो भी लगातार जुड़ते जाएंगे। जो क्रमांक 1, 2, 3 पे हम लोगों ने उल्लेख किया है ये प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक चलने वाली गतिविधियां हैं, परंतु क्रमांक 4 जो है वो हम लोगों ने प्रयास किया है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अन्य रोचक गतिविधि भी हम लोग साझा करें और इसी आधार पे प्रत्येक शनिवार को मस्ती की शाला के रूप में रेडियो बाल सभा का भी आयोजन किया जाता है। जब हम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हमारे कक्षागत शिक्षण गतिविधि संचालित होती हैं, तो 4 या 5 क्रिया होती हैं जो शिक्षक बच्चों के साथ करने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चे हमारे तेज़ी से सीखें। इसमें देखना, सुनना, बोलना, लिखना यानी अभ्यास, खेल, कला, मनोरंजन, इस तरह की जो गतिविधियां हैं, जो अलग अलग क्रम होते हैं, इसको समाहित करते हुए जो टीचर्स हैं बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमने इन सभी 5 गतिविधियों को अपने हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम अंतर्गत रखने का प्रयास किया है। देखने से आशय है कि हमारे जो वर्कबुक है, जो टेक्स्ट बुक है, डिजीलैब पे जो वीडियोस जा रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, वो सभी जो शिक्षण सामग्री है बच्चे उसको देखें, उससे सीखें। सुनना और बोलना से आशय ये है कि हमारे रेडियो स्कूल कार्यक्रम अंतर्गत जो भी हम कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं प्रातः 11 से 12 और शाम को 5 से 5:30, वो बच्चे अपने बड़े भाई बहन या अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ बैठ के उसको सुने और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस, जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसके अनुसार कार्यवाही करके जो परिवार के सदस्य हैं वो उनको फीडबैक दें। लिखना एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल है, इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि प्रतिदिन प्रत्येक बच्चा अपनी कॉपी में हिंदी और अंग्रेजी का एक प्रश्न लिखे, मौखिक गणित करे, पहाड़े सीखे, ताकि जो भाषा सीखने के जो कौशल हैं और हम हिंदी, अंग्रेज़ी और गणित की जो मूलभूत दक्षताएं हैं उसमें बच्चा अच्छे से प्रदर्शन कर सके। परंतु जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा का मतलब सिर्फ अकादमिक गतिविधि नहीं होता है। बच्चों का जो एक होलिस्टिक विकास की हम बात करते हैं, बच्चों का समग्र विकास हो, इसके लिए खेल, कला, मनोरंजन, इस जो गतिविधियां होती हैं वो भी बहुत आवश्यक होती हैं, जिसको हम लोगों ने पुनः शाम का जो हमारा रेडियो कार्यक्रम है उसमें समाहित करने का प्रयास किया है। हम शाम को 5 से 5:30 बजे वर्तमान में जो रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं उसमें खेल शिक्षा के बारे में जानकारी बच्चों को दी जाती है, शारीरिक संतुलन, फिटनेस, दौड़ना, दौड़ कूद, इस बौद्धिक कौशल, मनोरंजन, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बच्चों से शेयर करते हैं। इसके साथ ही कुछ हमारे जो एपिसोड्स हैं वो बच्चों के स्वास्थ्य पोषण शिक्षा पे भी आधारित रहेंगे। जल्दी ही हम लोग योग, ध्यान और शारीरिक स्वास्थ्य की जो अन्य गतिविधियाँ हैं उसको भी हम लोग संचालित करेंगे। इसके साथ ही शनिवार को जो हमारी मस्ती की पाठशाला होती है उसमें भी बच्चों को इस तरह के क्रिएटिव स्किल्स देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चे अपने फ्री टाइम में अपनी इच्छा अनुसार इन सभी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को कर सकें। पुनः दोहराना चाहूँगा कि हमें इस लॉकडाउन की अवधि का, जब तक कि हमारे शाला नहीं खुलते हैं, भाषा सीखने के जो कौशल हैं, भाषा सीखने जो तरीके हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुनना, बोलना और लिखना। इन तीनों गतिविधियों के लिए बच्चों को
बहुत ज़्यादा टीचर्स की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। घर में जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनसे चर्चा करके, उनसे बात करके, उनसे वार्तालाप करके भाषा के जो कौशल हैं वो सीखे जा सकते हैं। हम लोगों ने जब अप्रैल से जून के महीने में जब ये कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, रेडियो स्कूल, डिजी लैब, तो हमें निरंतर ये फीडबैक प्राप्त हो रहा था। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने हमें बताया था कि अभी भी कई दूरस्थ क्षेत्रों में रेडियो की उपलब्धता नहीं है, टीवी है तो केबल नहीं आता है, मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं, तो अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हमारी शैक्षिक गतिविधियों के दायरे से दूर हैं। तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यह जो फीडबैक था हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि इस बार हम जो कार्यक्रम लॉन्च करें उसको इस तरह से इसकी संरचना की जाए कि अगर बच्चे के पास टीवी, मोबाइल या रेडियो की अगर कोई डिवाइस नहीं है, उसके बाद भी बच्चा कैसे पढ़ाई कर सकता है, कैसे हम उसको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, आप देख रहे हैं कि 8 हफ्ते का ये कैलेंडर बनाया है और कक्षा 1 से 2, 3 से 5 और 6 से 8 के बच्चों के लिए अलग अलग कैलेंडर बनाए गए हैं और जिसकी अलग अलग कलर कोडिंग की गई है ताकि बच्चों को और टीचर्स को और हमारे जो माता पिता हैं उनके मन में किसी भी तरह का भ्रम ना रहे। ये जो कैलेंडर हमने निर्मित किया है, इसके 2-3 प्रमुख बिंदु हैं जो आप सभी की जानकारी में लाना आवश्यक है। पहला ये कि जो हमारा पूरा टाइम टेबल है, प्रतिदिन होने वाली गतिविधियां हैं, हमारा जो वीकली टाइम टेबल है, इस सभी की जानकारी इस कैलेंडर में दी गई है। उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां ये जो मैं एरो चला रहा हूं, आप देखेंगे कि इसमें प्रतिदिन जो होने वाली गतिविधियां हैं उसका भी विवरण दिया गया है। ये इसलिए हम लोगों ने कैलेंडर बनाया है कि अगर हमारे किसी विद्यार्थी के पास मोबाइल, टीवी या रेडियो नहीं है तो भी इस कैलेंडर का उपयोग करके बच्चा ये जो गतिविधि इसमें दी गई हैं इसका उपयोग कर सकता है। कई बार हमें बताया गया है कि घर पे एक ही मोबाइल है, वो माता पिता ले जाते हैं, घर में एक ही रेडियो है, वो कार्यक्रम के समय उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही हमने कैलेंडर बनाया है और सभी ज़िलों से अपेक्षा की गई है कि इस कैलेंडर का प्रिंट आउट हमारे प्रत्येक बच्चे को वितरित किया जाए। निर्देश बहुत स्पष्ट हैं कि ये हमने आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से इसमें कलर कोडिंग करके रखी हुई है, परंतु आप देख रहे हैं कि इसमें सप्ताह और कक्षा का उल्लेख है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मेरा सभी हमारे ज़िले स्तर की टीम से ये अपील है कि कई ज़िलों ने ऑलरेडी इसका वितरण प्रारंभ कर दिया है। एक विशेष अभियान चलाकर कम से कम इस सप्ताह के अंत तक इस वीकली कैलेंडर को हमारे प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध करा दें, फोटोकॉपी करा के इस तरह की व्यवस्था की जाए। हमारे जो शिक्षक साथी हैं, आप सभी को भी इस कैलेंडर की कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए ताकि जब आप बच्चों से फ़ोन पे बात करें या उनसे भेंट करें तो आपको स्पष्ट रहे कि आपको किन बिंदु पे किस तरह की चर्चा करनी है। मैं पुनः एक संक्षिप्त समय लेके आपको इस कैलेंडर में जो गतिविधि है उसको समझाने का प्रयास करूंगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने डेट डाली हुई है और ये जो पूरा कैलेंडर है ये 8 सप्ताह का कैलेंडर हमने तैयार किया है। इसकी जो दूसरी रो है इसमें हमने दिन का उल्लेख किया है कि किस दिन किस विषय की गतिविधि को पढ़ाया जाना है। उदाहरण के तौर पे जो 13 जुलाई निकल गई उसमें जो सोमवार था उसमें हमने जो विषय लिया था वो गणित लिया था। यहाँ पे पुनः मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि वर्तमान में हमारी जो गतिविधियाँ हैं वो दक्षता उन्नयन आधारित गतिविधियाँ हैं। अभी जो पाठ्य पुस्तक है उस पर हम लोगों ने ज़्यादा चर्चा करना शुरू नहीं किया है। हम चाह रहे हैं कि शुरू के जो 8 सप्ताह हैं उसमें बच्चे गणित और हिंदी के जो बेसिक मूलभूत दक्षताएँ हैं उसमें बच्चे पारंगत हों। उसके उपरांत सितंबर के पहले सप्ताह से हमारे जो पाठ्य पुस्तक आधारित पाठ्यक्रम है उसको हम प्रारंभ करेंगे। सोमवार को विषय गणित है। फिर इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें हमने एक कॉलम दिया है आज के सीखने का उद्देश्य। ये हमारी कॉम्पिटेंसी है, ये हमारा एक कौशल है जो बच्चे को आना चाहिए। ये है आकृतियों की पहचान। इसी तरह से मंगलवार को हिंदी में हमने दिया है वर्ण ध्वनि पहचान। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारे जो शिक्षक साथी हैं आप सभी को पता रहे कि हमने जो साप्ताहिक कैलेंडर डिज़ाइन किया हुआ है उसमें जो डिटेल्स हैं उसका ही पालन हमें करना है, उसके अनुसार ही हमें बच्चों से संवाद स्थापित करना है ताकि आप जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं बच्चे उसको अपने कैलेंडर में देख के समझ पाएँ कि हाँ आज हमारे टीचर का फ़ोन आया था, उन्होंने हमें बताया कि आज की जो गतिविधि है वो आकृतियों की पहचान पर आधारित थी और उससे जुड़ी हुई जो वर्कशीट है वो आपको किस पेज पे मिलेगी इसका भी उल्लेख यहाँ पे किया गया है। मैं इसको थोड़ा और एनलार्ज करता हूँ कि हमारा जो कॉलम है
12 से 1, आप शुरू करिए, याद करिए पहली की स्लाइड जब हमने उल्लेख किया था कि हमारे जो 10 से 1 का समय है वो शैक्षणिक गतिविधियों का समय है, जिसमें हम 10 से 11 1 घंटा जो है डिजी लैब पर वीडियो शेयर करते हैं। करीबन 10-15 मिनट बच्चों को वीडियो देखने में लगते हैं। फिर वीडियो में जो गतिविधियां हमें संपादित करानी होती हैं वो बच्चा 10 से 11 के बीच में करे। हमारा 11 से 12 रेडियो स्कूल कार्यक्रम आएगा, इसमें भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और 12 बजे से 1 बजे के बीच में रेडियो स्कूल कार्यक्रम में जो निर्देश दिए जाते हैं उसको अभ्यास करने के लिए जो हमने दक्षता उन्नयन की वर्कबुक दी हुई है उसका विवरण है कि अगर बच्चा रेडियो कार्यक्रम सुन भी नहीं पा रहा है तो भी बच्चा देख सकता है कि आज सोमवार का दिन है, आज मुझे गणित करनी है और मुझे गणित की वर्कशीट उठानी है और उसमें से मुझे वर्कशीट 1 और 2 पे आज हमें काम करना है। तो इस तरह से हमने ये पूरा कार्यक्रम डिज़ाइन किया हुआ है। 10 से 1 का प्रथम चरण था हमारा, 5 से 5:30 का हमारा रेडियो प्रोग्राम आता है और जो रेडियो प्रोग्राम पे गतिविधियां दी जा रही हैं उसके अभ्यास के लिए हमने आधा घंटा रखा है, 5:30 से 6। और 7 से 8 पुनः हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे चर्चा करने का समय, उनसे कहानी सुनने का समय, उनसे बात करने का समय। तो इस तरह से ये उदाहरण के लिए मैंने आपको कक्षा 3 से 8 का एक टाइम टेबल दिखाया था। इसी तरह से हमने कक्षा 6 से 8 का जो कार्यक्रम है उसको भी हम लोगों ने बिल्कुल इसी तर्ज पे डिज़ाइन किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि इसको हम लोगों ने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें जो ये कॉलम है इसमें आपको बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो लिंक है ये वही यूट्यूब लिंक है जिसके वीडियोस हम बच्चों तक भेजते हैं। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि यदि उस स्पेसिफिक दिन, उस दिन विशेष यदि कोई बच्चा हमारा लिंक नहीं देख पा रहा है तो अपने मोबाइल के ब्राउज़र में ये जो लिंक है ये पेस्ट किया जा सकता है, तो बच्चे को वही वीडियो देखने को मिलेगा जो हम रोज़ उसको डिजी लैब पर भेज रहे हैं। इसके साथ ही मेरी जो शिक्षक साथी हैं आप सभी से अपील है कि आप भी इन सभी वीडियोस को देखें, उसका अवलोकन करें। वीडियो में जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं बच्चों को करने की जो अपेक्षा है उन इंस्ट्रक्शंस को भी आप लोग देख लें और सुनिश्चित करें कि ये जो वीडियोस हैं ये बच्चों को देखने को मिल रहे हैं। और आप भी अपने वीडियो लाइब्रेरी तैयार कर लें ताकि जब शाला खुलती है तो कैसे आप इन्हीं वीडियोस का उपयोग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये वीडियो TLM के रूप में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। हमारे जो सारे के सारे वीडियोस हैं वो इस साइट जो लिखा हुआ है digischoolindia.com, ये सभी वीडियोस हैं इस साइट पे उपलब्ध हैं। आप चाहें तो इस साइट पे लॉगिन करके भी इन सभी वीडियोस की जो रिपोजिटरी है, जो हमने एक वीडियो स्टोर किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। पूरी टीम से ये आप सभी को से अपील है कि वर्तमान में जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो ये है कि हम लोग किस तरह से बच्चों को इसका जो हमने वीकली टाइम टेबल बनाया है 12 पेज का ये जो प्रिंट आउट है, कैसे हम लोग फोटोकॉपी के माध्यम से या अन्य माध्यम से बच्चों को इमीडिएटली उपलब्ध करा सकें। कोशिश करिए कि इस सप्ताह के अंत तक वितरण का कार्य है वो पूरा कर लें। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो ऑलरेडी इन कार्यक्रम को सुन रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे रेडियो पे प्रतिदिन 2 ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। एक सैंपल है वो मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगा ताकि आपको आइडिया रहे कि हम किस तरह से रेडियो प्रोग्राम हम आयोजित कर रहे हैं और उसका कंटेंट है वो किस तरह का है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है शैक्षिक कार्यक्रम रेडियो स्कूल। केलकत पर 1 से 4 पर काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो टीचर। मेरा नाम सभी को पता चल गया ना? मेरा नाम है रेडियो टीचर। बच्चों, आज हम लोग अपनी नई वाली किताब से पढ़ेंगे। आज कक्षा 2 के बच्चे अपनी अपनी नई वाली किताब निकाल लें। नई वाली किताब निकाल ली आपने? अब इसका पेज नंबर 1 खोलें। आज हम पेज नंबर 1 से 4 पर काम करेंगे, लेकिन अभी पेज 1 खोलें। बच्चों देखो, मीकू चाचा के साथ सभी बच्चे एक खेल खेल रहे हैं। बच्चे भी मीकू चाचा को बहुत प्यार करते हैं। वे रोज उनके साथ खेलते हैं।
आज उन्होंने अपनी थैले में तरह तरह की चीजें रखी हैं। बच्चों, चित्र को ध्यान से देखो। मीकू चाचा ने बच्चों की 2 टीम बना ली है। मीकू चाचा, आपको गोले में लिखे शब्द में 9 अक्षर छूटा है, इसलिए इसमें 9 लिखेंगे। माला शब्द में बताइए। टीचर जी, माला में ला अक्षर लिखना है। तो आपने देखा कि जो हम लोग आपको बताने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से हमने सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया है कि बच्चे के हाथ में जो टेक्स्ट बुक है, जो पाठ्यपुस्तक है, जो वर्कबुक है, उसमें कौन कौन से पेज पे क्या गतिविधि करनी है, उस पर आधारित ही हम लोग प्रतिदिन एक रेडियो ब्रॉडकास्ट कार्यक्रम जारी कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में आपको लग रहा है कि टीचर्स, बच्चों के पास, पालकों के पास रेडियो नहीं है, वहाँ पे हमारे बहुत सारे ज़िलों ने अच्छा नवाचार करके उस ग्राम पंचायत विशेष में या गांव विशेष में जो धार्मिक स्थल हैं, पंचायत भवन है, सामुदायिक भवन है या स्कूल है, वहाँ पे लाउड स्पीकर के माध्यम से इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। इस तरह के प्रयास है अन्य ज़िले भी कर सकते हैं। जो हमने आपको पहले रेडियो ब्रॉडकास्ट सुनाया था वो हमारा अकादमिक गतिविधियों आधारित कार्यक्रम था, जो प्रातः 11 से 12 में ब्रॉडकास्ट होता है। शाम को 5 से 5:30 के बीच में खेल, क्रिएटिव आर्ट्स, मनोरंजन और कौशल आधारित हमारा जो कार्यक्रम है वो हम जारी करते हैं। आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है शैक्षिक कार्यक्रम रेडियो स्कूल। सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं ये विशेष रेडियो कार्यक्रम रेडियो स्कूल। टीचर जी, पत्तियां और फूल भी ले आया, कब पे लगाऊंगा। राजू भैया, ध्यान रखना, अपने कपड़ों को गंदा ना कर देना, नहीं तो तुम्हारी अम्मा बहुत डांटेंगी। जी टीचर जी, मैं धीरे धीरे और सावधानी से करूंगा। पेड़ों को आम, अमरूद, नीम, आंवला, तुलसी। बहुत खूब, लेकिन क्या इन पेड़ों के गुणों के बारे में जानते हो? तो साथियों, जो रेडियो पे हम लोग प्रोग्राम जारी कर रहे हैं उसको भी हम लोगों ने बहुत सोच समझ के निर्मित किया है और उसमें उस तरह की गतिविधि समाहित करने का प्रयास किया है जो बच्चे आसानी से घर पे जो सामग्री उपलब्ध होती है उसका उपयोग करके बच्चे बहुत सारी गतिविधियां कर सकते हैं। यह सामग्री प्राप्त करने के लिए उन्हें घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है, अतिरिक्त पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की गतिविधियां हैं। आप इनका कृपया करके पूरा एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लें, गतिविधियों को अपनी एक डायरी में नोट कर लें, ताकि जब स्कूल्स खुलते हैं तो पुनः इन गतिविधियों को संचालित करके हम कैसे एक्टिविटी बेस्ड गतिविधि आधारित जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग और कैसे अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए जो रेडियो स्कूल कार्यक्रम है वो बहुत ही सहायक होगा। हम बात करें सक्सेस स्टोरी की, तो ये हमारे आप ही में से हमारे एक बीच शिक्षक साथी ने गांव का क्योंकि पहुंच रास्ता नहीं था, अप्रोच रोड बहुत ख़राब था, तो उन्होंने बैलगाड़ी का उपयोग करके घर घर जाकर बच्चों को किताबें बांटी हैं। और हमारे क्योंकि वर्तमान में शालाएं बंद हैं तो जो आसपास के बच्चे एक जगह आ जाते हैं वहाँ पे घर के आगे एक बोर्ड लगा दिया है और निरंतर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे रायसेन ज़िले के बाड़ी विकास खंड के हमारे जो टीचर हैं नीरज सक्सेना जी, ये उनके सफलता की कहानी है जो हम आपसे आज शेयर कर रहे हैं। और हम लोगों ने यह भी प्रयास किया है कि इस तरह के बहुत सारी सफलता की कहानी जो हमें प्राप्त हो रही हैं और हम लोग उसका परीक्षण कर और राज्य स्तर से एक सराहना पत्र भी जारी कर रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे प्रत्येक शिक्षक साथी को हम लोग प्रशंसा पत्र जारी कर पाएंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर आप सभी के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। ये सक्सेस स्टोरी है धार ज़िले के धार विकास खंड में जो तोरनोद स्कूल है, वहाँ पे हमारी एक और चैंपियन टीचर हैं डॉक्टर स्मृति रतन मिश्र। आपके द्वारा भी स्कूल बंद होने के उपरांत भी निरंतर बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप का समूह बनाकर जो बच्चे सामग्री पोस्ट करते हैं उसको आप देख रहे हैं यहाँ पे कि फीडबैक दिया जा रहा है। जो बच्चे गलती कर रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, जो बच्चे काम अच्छा कर रहे हैं उसके बारे में फीडबैक दिया जा रहा है। और जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप वाले फ़ोन नहीं हैं, साधारण फ़ोन हैं, कीपैड फ़ोन वाले, उनसे हमारी जो टीचर हैं डॉक्टर मिश्र हैं, ये निरंतर उनसे फ़ोन पे संवाद कर रही हैं या गृह भेंट करने का भी प्रयास कर रही हैं।
वक्त है कि इन कार्यों में हम लोग कैसे निरंतरता जारी रखें। हम लोगों ने अपने चैंपियन टीचर्स की एक लिस्ट तैयार की है और हम लोग हर सप्ताह में हमारे जो चैंपियन टीचर्स हैं, अच्छा कार्य करने वाले, अथक परिश्रम कार्य करने वाले टीचर्स हैं, उनकी जो सफलता कहानी हमें प्राप्त होती है उनको हम लोग चिन्हित करके प्रत्येक सप्ताह सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। बंधनकारी निर्देश जारी किया गया है तो कृपया करके उसको वापस ले लें। वर्तमान में कोविड परिस्थितियों में हमारा जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि सभी शिक्षक साथी अपना ध्यान रखें। गृह संपर्क करने में यदि समस्या नहीं आ रही है तो यथासंभव गृह संपर्क करें। यदि कोई दिक्कत है या कोविड की परिस्थिति आपको अलाउ नहीं करती है कि आप जाके गृह संपर्क करें, तो फोन को हमें एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बनाना है बच्चों से संपर्क करने के लिए। और पिछले वर्ष हमारे शिक्षक साथियों ने बहुत ही परिश्रम कर करीबन 25 से 30 लाख हमारे जो बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा है। उन व्हाट्सएप ग्रुप का भी आप कॉमन कॉलिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप है उनको आप प्रेरित करें कि प्रतिदिन करने वाली जो गतिविधियां हो रही हैं, प्रतिदिन होने वाली जो गतिविधियां हो रही हैं, उन गतिविधियों को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें, टीचर्स तक भेजें। हमारे शिक्षक साथी उसको चेक करें, जो फीडबैक देना है बच्चों को सही गलत का, जो उनको प्रेरणा देनी है, मोटिवेट करना है सकारात्मक रूप से, उस तरह के कमेंट्स से बच्चों को वापस लेके दें। जो बच्चे हम लोगों ने जिससे आलेख लेखन होता था वर्तमान में शाला में नहीं हो पाएगा, तो जो शाम का समय है हमने बच्चों को बताया है कि प्रतिदिन एक पेज हिंदी का, प्रतिदिन एक पेज अंग्रेजी का लिखें। वो बच्चे लिख रहे हैं, इसकी भी जांच, इसकी भी व्यवस्था हो, ये हमारे टीचर्स सुनिश्चित करें कि बच्चे हमारे प्रतिदिन अपनी कॉपी में एक पेज हिंदी का, एक पेज अंग्रेजी का लिख रहे हैं। तीसरा, जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल है, उनके माँ बाप के पास, जिसपे हम लोग डिजिटल की सामग्री भेज रहे हैं, हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे उस लिंक का क्लिक कर रहे हैं, उस पर जो वीडियोस दिए गए हैं बच्चे उसको देख रहे हैं, और वीडियोस के बाद जो गतिविधि करनी चाहिए बच्चे वो गतिविधि कर रहे हैं। इसको परखने का बहुत आसान तरीका है कि जब गतिविधि होती है, टीचर्स अगर वो स्वयं गतिविधि देखेंगे तो बच्चों से वो सही तरह के प्रश्न पूछ पाएंगे, सही विषय वस्तु आधारित प्रश्न पूछ पाएंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक होगा कि हमारे रेडियो और मोबाइल पे जो कार्यक्रम हम लोग दे रहे हैं, जारी कर रहे हैं, उसको निरंतर हमारे टीचर्स भी बच्चों के साथ सुनें, देखें और स्वयं वो गतिविधि करने का प्रयास करें। साथ ही यदि आप गृह संपर्क पर जाते हैं तो बच्चों की जो दक्षता उन्नयन की जो अभ्यास पुस्तिका है उसको जरूर चेक करें, उस पर जरूर ध्यान दें। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने स्थानीय प्रयास कर सॉफ्टवेयर के माध्यम से या अलग तकनीक का उपयोग कर व्हाट्सएप पे क्विज संचालित कर रहे हैं। ये अपने आप बहुत सराहनीय पहल है, परंतु मेरा सभी से सुझाव यही रहेगा, इस तरह के कोई भी नए प्रयास करने में थोड़ा सा कौशल रखें, थोड़ा सा समझ रखें कि बच्चों को जो कार्यक्रम रेडियो पे, मोबाइल पे और दक्षता उन्नयन की वर्कबुक पे दिखाया जा रहा है, उसी पे आधारित अगर आप प्रश्न करेंगे, उसी पे आधारित अगर आप क्विज प्रतियोगिता आयोजित करेंगे तो बच्चों को वो उस विषय वस्तु को बेहतर समझ बनेगी। लेकिन यदि बच्चों को सुबह रेडियो पे और डिजिटल के वीडियो पे यदि हमने फ्रैक्शन सिखा रहे हैं परंतु हम उसको व्हाट्सएप वीडियो अलजेब्रा का भेज रहे हैं, कुछ अलजेब्रा की भेज रहे हैं, तो इस तरह की जो इंटरवेंशंस है वो बच्चों के एंड में काफी समस्या उत्पन्न होगी। इसीलिए हमें सामंजस्य स्थापित करना है कि हमारे जो भी स्थानीय प्रयास रहे वो प्रयास हमारा जो वीकली प्लानर है, हमारे रेडियो पे जो कार्यक्रम आ रहा है, हमारे जो व्हाट्सएप पे जो कार्यक्रम आ रहा है, उसके अनुरूप ही उसको आप जोड़ते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो वीकली पैकेज में जानकारी दी गई है उसके भिन्न होकर यदि आप कुछ जानकारी देंगे बच्चों को तो बच्चों को समझने में काफी दिक्कतें आएंगी, और जो हम लोग उससे एक आउटपुट प्लान कर रहे थे वो आउटपुट हमें हासिल नहीं हो पाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि जब आप बच्चों से संपर्क करें, बच्चों से फोन पे बात करें, उनके पालकों से फोन पे बात करें, तो जब आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो आपको आभास होने लगेगा कि बच्चों पे इस स्पेसिफिक विषय वस्तु पे किस तरह की समझ विकसित हो रही है। आपको जब ये फीडबैक मिलने लगेगा तो आपको अपने आप धीरे धीरे एक आइडिया होने लगेगा
कि मुझे किस तरह के बच्चों से ज्यादा बात करने की आवश्यकता है और किस तरह के बच्चे हैं जो एक या दो बार में चीजें समझ जाते हैं। तो जिस तरह से एक कक्षा के सेटअप में, एक कक्षा में बच्चों के जो सीखने का स्तर अलग अलग होता है, उसी तरह से वो चीजें हमारे शिक्षक साथी को समझने की आवश्यकता है और ये प्रयास करने की आवश्यकता है कि जो सीखने के स्तर के में जो अंतर होता है उसको हम लोग इग्नोर ना करें, बल्कि उसको स्वीकार करें, उसको पहचाने और उसको फॉलोअप के रूप में जो गतिविधि होनी है उस पर हम ज्यादा ध्यान दें। और यदि ऐसे बच्चे जो सीखने के स्तर पे अभी पीछे रह गए हैं या उनको ज्यादा शिक्षक सपोर्ट की आवश्यकता है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स पर, ऐसे विषय वस्तु पर और ऐसे बच्चों पे हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि ये मुश्किल परिस्थिति है और हम सभी के लिए इस तरह की एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या का जो उत्पन्न हुई पूरा जो परिस्थिति है उसका अनुभव नहीं है, इसीलिए हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे बालक हैं, बच्चे हैं, हम सब के मन में एक नई इनसिक्योरिटीज हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम लोग बच्चों से बात करने का प्रयास करें। बच्चों और पालकों से बात करने वक्त हमारी जो भाषा है, हमारा जो स्वर है, हम जिस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उसमें एक सकारात्मक सोच और एक सकारात्मक ऊर्जा का परिचय होना चाहिए, ताकि बच्चों और पालकों को लगे कि नहीं, हमारे शिक्षक साथी हमारे बच्चों की चिंता करने के लिए ही हमसे फोन पे बात कर रहे हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि चूंकि हमने प्रयास किया है कि हमारे जो सीखने का जो माध्यम है उसमें टीवी, रेडियो और मोबाइल के अलावा अब किताबें और वर्कबुक भी हैं, और हमने क्योंकि बच्चों को पूरा वीकली प्लानर भी दे रहे हैं, उसकी फोटोकॉपी प्रिंट आउट करा के दे रहे हैं, तो बच्चों के पास यदि इनमें से कोई डिवाइस नहीं है, कोई संसाधन नहीं हो, तो हम बच्चों को बिल्कुल भी कभी भी ये ना बताएं कि बेटा आप मोबाइल खरीदो या टीवी खरीदो या रेडियो खरीदो ताकि आप पढ़ाई कर सको। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल समय है, इसीलिए हमें किसी भी बालक को यह नहीं बताना चाहिए कि अगर आप मोबाइल खरीद लेंगे या रेडियो खरीद लेंगे तो आपका बच्चा अच्छे से पढ़ लेगा। बच्चे के पास जो संसाधन है उसी का उपयोग कर बच्चे पढ़ सकते हैं, हमें यह प्रयास करना चाहिए। और पढ़ाई का माहौल देने के लिए जरूरी नहीं कि प्रत्येक घर में कुर्सी टेबल हो पढ़ाई के लिए। बच्चे जमीन पे बैठ के आसन लगा के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए जब हम बच्चों के माँ बाप से मिलें, उनके माता पिता से मिलें, कि बच्चों को कम से कम घर का एक ऐसी शांत जगह उपलब्ध करा दें जहाँ पे बच्चा दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे निरंतर अपनी पढ़ाई कर सके बिना किसी व्यवधान के। और इस जगह को, इस स्थल को हम लोगों ने शिक्षक का कोना का नाम दिया है। शिक्षक का कोना इसीलिए ताकि वहां पे बच्चे पूरा मन लगा के पढ़ाई कर सकें और कोई भी तरह की जो घरेलू गतिविधि होती है वो बच्चों की पढ़ाई में प्रधान ना रहे। इसके साथ ही बच्चों को पढ़ाई के लिए जो भौतिक जो छोटी मोटी आवश्यकताएं होती हैं, पेन, कॉपी, पेंसिल के रूप में, उस तरह की सुविधाएं भी पालक हैं वो बच्चों को उपलब्ध कराएं। हमारे जो शिक्षक साथी हैं, आप सभी की बहुत ही महती भूमिका है इस समय, क्योंकि आप वर्तमान में जब बच्चों से बात करेंगे तो शिक्षक होने के साथ साथ आप वर्तमान में काउंसलिंग का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो बच्चे अपने माता पिता से साझा ना कर कर अपने शिक्षकों पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उनको बताते हैं। इसीलिए आपके पास किसी बच्चे की कोई समस्या है, कृपया करके उसे ध्यानपूर्वक सुनिए और निश्चित तौर पे आपका जो टैलेंट है, आपका जो विवेक है, मुझे विश्वास है कि आप कोई न कोई समस्या का बच्चों के लिए आप लोग निकाल ही पाएंगे। कि जो सारे प्रयास हुए हैं ये कोविड की परिस्थिति के दौरान भले शुरू हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में जो प्रयास है ये निरंतर जारी रहेंगे। इसलिए चाहे हमारा रेडियो स्कूल कार्यक्रम हो या डिजिटल कार्यक्रम हो, या हमने जो दक्षता उन्नयन का पे आधारित हमारा जो 8 सप्ताह का जो कार्यक्रम बनाया है, इसमें हमने जो जो भी गतिविधियां दी हैं, ये सारी की सारी गतिविधियां स्कूल जब खुलेंगे तब टीचर्स को बहुत काम आएंगी, एक टीएलएम के रूप में काम आएंगी। इसीलिए मेरा शिक्षक साथियों से अपील है कि कृपया करके जो रेडियो कार्यक्रम है उसको जरूर सुने, और यदि हमारा कोई शिक्षक साथी रेडियो कार्यक्रम नहीं सुन पाया है तो हमारे जितने भी रेडियो प्रोग्राम हमने जारी किए हैं उसका हम एक अलग से लिंक बना के भेज रहे हैं आपको। आप तिथि अनुसार, विषय अनुसार उन रेडियो कार्यक्रम को सुन सकते हैं।
मॉनिटरिंग हमारे विद्यालय कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, परंतु मॉनिटरिंग के लिए आपको कहीं अलग से जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी अलग पोर्टल पर लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शिक्षक साथियों के मोबाइल पे जो पहले से एम शिक्षा मित्र ऐप चल रहा है, उसी ऐप में हमने हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत एक मॉनिटरिंग फॉर्मेट है शिक्षा सेतु के नाम से, उसको हम लोगों ने गो लाइव कर दिया है। वर्तमान में वो फॉर्मेट चल रहा है। उसमें हमने 5 बहुत ही साधारण तरह के प्रश्न हैं वो हमने टीचर से पूछे हैं कि आज आपने कितने बच्चों से बात की, अगर आप साधारण हैं, आपका स्कूल जिस क्षेत्र में वहाँ पे कोई कोविड वाली समस्या नहीं है, तो आपने कितने बच्चों से बात की, कितने बच्चों से ग्रेजुएट की, इस तरह का जो सिंपल क्वेश्चन है वो हमने रखा हुआ है। इसकी मॉनिटरिंग हम लोग शालावार, संकुलवार, विकासखंडवार, जिलेवार करेंगे। तो हमारे जो जिले स्तर की ब्लॉक स्तर की टीम है और क्लस्टर लेवल की टीम है, आप सभी को इसकी मॉनिटरिंग प्रारंभ कर देनी चाहिए और हमारे शिक्षक साथी सुनिश्चित करें कि आप जो भी गतिविधि कर रहे हैं, एम शिक्षा मित्र में जो नया मॉड्यूल हमने जारी किया है उसका आप लोग उपयोग करें। इसमें आप जो देख रहे हैं दाहिने हाथ में जहाँ पे हमने इसको एनसर्कल किया है, हमारा घर हमारा विद्यालय डिजिलैब के नाम से हमारा एक मॉड्यूल है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपसे 2 ऑप्शन पूछे जाएंगे कि आप हेडमास्टर हैं, प्राचार्य हैं, टीचर हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग जो साथी हैं उनके लिए अलग अलग हमने क्वेश्चन तैयार किए। जब आप शिक्षक पे जब आप टीचर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म्स मिल जाएंगे इस तरह के, ये प्रश्न है, इसके विकल्प हैं, ये प्रश्न है, इसका विकल्प है, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जहां पे आपको रेडियो बटन के अलावा कुछ जानकारी अपने कीपैड का उपयोग करके फीड करनी पड़ेगी। जो जानकारी है वो बेसिकली 3 तरह के प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न हैं जो आपको रोज भरने हैं, कुछ प्रश्न के उत्तर आपको सप्ताह में 1 बार भरने हैं, और कुछ प्रश्न के उत्तर हैं वो आपको सिर्फ महीने में 1 बार भरने हैं। हमने प्रयास किया है कि जो आपको प्रतिदिन जानकारी भरनी है वो भी हम लोग उसकी संख्या भी कम से कम रखने का प्रयास करें। तो साथियों, ये हमारा प्रस्तुतिकरण का पहला चरण है वो खत्म होता है कि हमारा घर हमारा विद्यालय एक प्रयास है कि कैसे हम लोग स्कूल बंद होने की अवधि में भी घर पे ही शाला का माहौल बच्चों को उपलब्ध करा सकें, परंतु इस माहौल को सुनिश्चित करने के लिए घरों में जो बच्चे के बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े भाई बहन हैं, माता पिता हैं, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस भूमिका के अच्छे से निर्वहन के लिए हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनकी भूमिका बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना ज्यादा हमारे शिक्षक साथियों ने बच्चों से और पालकों से संवाद करने का प्रयास किया है, उतना ही अच्छे रूप से इस कार्यक्रम को हम लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। और राज्य स्तर से जिला स्तर, राज्य स्तर से विकासखंड स्तर और राज्य स्तर से टीचर के स्तर पे डायरेक्ट संवाद करने के पीछे कारण यही है कि वर्तमान में जो कोविड की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, जिसके कारण हमारी सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो बाधित हुई है, उसको अब पढ़ाई नहीं रुकेगी थीम को अच्छे से मजबूत रूप से सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो निरंतर हमारे बच्चों से, पालकों से संवाद करते रहें, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते रहें और सुनिश्चित करें कि कैसे हम लोग अपने घरों पे एक स्कूल का सीखने का अच्छा सा माहौल है वो हम लोग कैसे घरों में क्रिएट कर सकते हैं। और हमारा विद्यालय अंतर्गत एक चीज मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु में ध्यान में रखना है वो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो प्रोटोकॉल जो एडवाइजरी जारी की गई है कृपया करके उसका पालन करें। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की गृह संबंधी गतिविधि का आयोजन ना हो। जो सामान्य क्षेत्र है वहां पे आपके जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं मार्गदर्शन लेके जो एडवाइजरी आती है उसके आधार पर गृह संपर्क करें। यदि किसी जिले ने ड्यूटी के रूप में गृह संपर्क के आदेश निकाले हैं, कृपया करके उनको रिवाइज कर लें और अपने कलेक्टर और सीओ जिला पंचायत उनको भी इस बारे में अवगत कराएं।